द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 781 5 गुना पुनर्जन्म सिमुलेशन और दानव राजा की मां नदी। कृपया सदस्यता लें _1। नोट प्रतिधारण के साथ ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तव में सामान्य ट्रू बॉडी सिमुलेशन से बहुत अलग नहीं है। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन चेनी का ध्यान अभी भी दायरे के अनुमान पर था। सिमुलेशन के दौरान वह किस समय में था, इसका वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तविकता में उस बिंदु तक पहुंचना अभी भी बहुत दूर है। अगर वास्तविकता में अरबों साल बीत गए होते तो मिल्टन चेनी का दायरा पहले ही एक अज्ञात स्तर पर पहुंच गया होता। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी चेतना थोड़ी सी हिली और उसकी नज़र सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर वापस आ गई जो उसके सामने तैर रही थी। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 22। पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 5। 2000 वर्षों में अर्जित 2 सिमुलेशन काउंट पहले ही मिल्टन चेनी द्वारा उपयोग किए जा चुके थे। हालांकि उन्होंने जो सहायता प्रदान की उसे विशेष रूप से महान नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह महत्वहीन भी नहीं था। कम से कम इस बिंदु पर वह 9वें क्रम के जादूगर अमर साधना पथ को निकालने के एक कदम करीब था। इसके विपरीत उसने कोई सुधार नहीं किया था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए सिमुलेशन काउंट का उपयोग किया गया था, लेकिन टेक्स्ट सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए अभी तक उपयोग नहीं किया गया था। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? अभी नहीं। लाइट स्क्रीन पर काले अक्षर दिखाई दिए और पूछा कि क्या टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना है। मिल्टन चेनी ने मन ही मन खुद से कहा और तुरंत टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू नहीं किया जो अर्जित किया गया था। अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर नए काले अक्षर उभरे। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को स्टैक करें और इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को शुरू करें। अगले ही पल जब मिल्टन चेनी के आंतरिक शब्द गिरे, पुनर्जन्म सिमुलेशन सफलतापूर्वक शुरू हो गया। मिल्टन चेनी की चेतना अचानक अंधेरे में डूब गई। जब उनकी चेतना में स्पष्टता आई, उनका चेतन स्व पहले से ही पुनर्जन्म स्थान के भीतर प्रकट हो चुका था। पुनर्जन्म स्थान के अंदर मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। इस समय उनका चेतन स्व पुनर्जन्म स्थान के ऊपर तैर रहा था। मिल्टन चेनी पुनर्जन्म स्थान के भीतर सभी दृश्यों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। पुनर्जन्म स्थान अभी भी वही था और पिछली बार जब मिल्टन चेनी ने पुनर्जन्म सिमुलेशन को अंजाम दिया था और इस स्थान में प्रवेश किया था, तब की तुलना में इसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ था। इस बार पुनर्जन्म के लिए मुझे कौन सी दुनिया चुननी चाहिए? फिर भी पुनर्जन्म रसातल क्षेत्र को चुनना चाहिए, मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। इस समय वह हिचकिचाया क्योंकि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन पिछले वाले से अलग था। मिल्टन चेनी के लिए यह पुनर्जन्म सिमुलेशन निस्संदेह बहुत अधिक कीमती था। 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को स्टैक करने के बाद सिमुलेशन में उसका पुनर्जन्म पूरी तरह से उसकी चेतना और वास्तविकता से क्षेत्र को विरासत में लेगा। इसका ये भी अर्थ है कि सिमुलेशन के दौरान वास्तविकता में उसके क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ने की उसकी उच्च संभावना थी। वास्तव में वह 8वें चरण के जादूगर अमर की सीमा पर था। लेकिन अगर उसने रसातल क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुना तो उसे काफ़ी कम उम्मीद के साथ 9वें क्रम के दानव के क्षेत्र में साधना करने का अवसर मिलेगा। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी ने आखिरकार एक विकल्प चुना। वह अभी भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में एबिसल दायरे में पुनर्जन्म लेना चाहता था। आखिरकार सिम्युलेटर के अपडेट के बाद इन अतिरिक्त दुनियाओं में एबिसल दायरे के अलावा, जिससे वह अधिक परिचित था, अन्य दुनियाएं उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात थीं। ऐसे में इन अज्ञात दुनियाओं में पुनर्जन्म लेने का मतलब कई जोखिम उठाना था। मिल्टन चेनी इस बार परीक्षण और त्रुटि में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण उन्नति चाहते थे। इसलिए पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद उन्होंने फिर भी एबिसल दायरे में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। बाकी के लिए वह बाद में विचार करेंगे। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने विचार विमर्श के बाद अपना निर्णय ले लिया, अब और संकोच नहीं किया। उनकी चेतना ने दुनिया के प्रकाश बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जो एक काली चमक उत्सर्जित कर रहा था। साथ ही उनकी चेतना ने एक हल्का सा आंदोलन किया। जिस क्षण उनकी चेतना में हलचल हुई, उनका चेतन स्व काले प्रकाश बिंदु के साथ विलीन होने लगा। अल्पविराम। समय बहना बंद नहीं होता है, लेकिन पुनर्जन्म सिमुलेशन की शुरुआत में दुनिया की वास्तविकता वास्तव में स्थिर हो जाती है। ये काफ़ी अकल्पनीय है, लेकिन ये सिम्युलेटर की शक्ति को भी पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। हालांकि वास्तविकता में समय बीतता नहीं है, लेकिन सिमुलेशन के भीतर समय निश्चित रूप से स्थिर नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनगिनत साल फीके पड़ गए। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे अंधेरे से जागी। उसकी स्मृति स्पष्ट होने लगी, जब तक कि उसकी चेतना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो गई। जागने के बाद मिल्टन चेनी अपने शरीर की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उस समय उनकी स्थिति अच्छी थी। स्मृति में असामान्य रूप से कोई बदलाव नहीं आया था। यह अभी भी उनकी अपनी स्मृति थी। विरासत में मिली स्मृति तुरंत प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए उस समय मिल्टन चेनी अभी भी उस स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे जिसमें वे थे।
वास्तव में मिल्टन चेनी निश्चित नहीं थे कि कोई विरासत में मिली स्मृति होगी या नहीं, क्योंकि रसातल क्षेत्र में बहुत सारी परतें थीं और उन्हें यकीन नहीं था कि वे निश्चित रूप से दानव सम्राटों द्वारा नियंत्रित उन परतों में से एक में पुनर्जन्म लेंगे। उस समय मिल्टन चेनी अपने शरीर की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स को स्टैक किया गया था, इसलिए सिमुलेशन के भीतर उसके पास वास्तविकता से सभी दायरे की खेती थी। दानव रूप बनने के बावजूद उसकी मानसिक क्षमताओं को किसी भी समस्या का अनुभव नहीं हुआ था। ये 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन को स्टैक करने से एक लाभ हो सकता है। आमतौर पर दानव रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद उसके सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई। मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः उनके दायरे के उच्च स्तर के कारण था। वास्तविकता से दायरे को विरासत में पाकर मिल्टन चेनी की मानवीय सोच एक दानव की सोच से बहुत आगे निकल गई। इस समय वह एक नवजात छोटा दानव था, लेकिन साथ ही वह 8वीं अवस्था का जादूगर भी था। इससे इस पुनर्जन्म सिमुलेशन और पिछले वाले के बीच अंतर पैदा हुआ। भले ही यह वही दुनिया थी जिसमें उसने पुनर्जन्म लिया था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत ताकत अलग थी। ऐसा लगता है कि इस बार विरासत में मिली स्मृति उभर कर नहीं आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने मदर रिवर में पुनर्जन्म नहीं लिया? एक पल के लिए महसूस करने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वह अपने आसपास के माहौल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मिल्टन चेनी को यकीन था कि इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद वह जिस माहौल में था वह पिछले से बहुत अलग नहीं था। उसका राक्षसी शरीर अभी भी एक गर्म प्रवाह में लिपटा हुआ था। ये गर्म प्रवाह जो मदर रिवर ने उसे महसूस कराया था, बिल्कुल वैसा ही नहीं लग रहा था। यही कारण था कि मिल्टन चेनी के दिमाग में यह विचार आया था। हालांकि जैसे ही मिल्टन चेनी के दिमाग में संदेह की एक किरण चमकी, अचानक उसके दिमाग में अपरिचित यादों की एक श्रृंखला उभर आई। ये यादें बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुईं, और जब वे उभरीं तब भी मिल्टन चेनी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, अभी भी विरासत में मिली यादें हैं, बस वे थोड़ी धीमी गति से आईं। जैसे ही यादें उसके दिमाग में आईं, मिल्टन चेनी का दिमाग थोड़ा हिल गया। हालांकि यादों का उभरना अचानक था, लेकिन वह हैरान नहीं हुआ। आखिरकार पिछली बार भी यही स्थिति थी, जहां इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद विरासत में मिली यादें तुरंत प्रकट नहीं हुई, क्योंकि उसकी चेतना अभी अभी जागृत हो रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नवजात दानव को अनुकूलन के लिए कुछ समय चाहिए था। हालांकि आश्चर्यचकित नहीं, मिल्टन चेनी ने फिर भी चुपचाप इन यादों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि विरासत में मिली यादों के इस सेट और पिछली बार के सेट में कोई अंतर है या नहीं। अगर कोई अंतर नहीं होता तो वह निराश नहीं होता। बेशक अगर कोई अंतर होता तो स्वाभाविक रूप से यह और भी बेहतर होता। यादों का पाचन जल्दी होता था, कम से कम मिल्टन चेनी के लिए तो ऐसा ही था। पिछली बार जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था तो जिस गति से उसने यादों को पचाया था, उसकी तुलना में इस बार यादों का आत्मसात अविश्वसनीय रूप से तेज था। आखिरकार पिछली बार उसने 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट जमा नहीं किए थे। इस बार 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट जमा करने के बाद उसका क्षेत्र और चेतना पूरी तरह से बरकरार थी, और ऐसे मामले में यादों का पाचन स्वाभाविक रूप से बेहद तेज था। समय धीरे धीरे बीतता गया और यादें धीरे धीरे मिल्टन चेनी द्वारा पूरी तरह से पच गईं। वास्तव में ये विरासत में मिली यादें पिछली से लगभग अलग नहीं हैं, सिवाय इसके कि रसातल की परत जहां राक्षस का ये शरीर रहता है अलग है। मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी की इस दुनिया के बारे में समझ में कोई वृद्धि नहीं हुई। आखिरकार वह इन यादों से पहले से ही परिचित था। बार बार दोहराई जाने वाली यादें स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई मदद नहीं करतीं। बेशक ये यादें पूरी तरह से उपयोगी जानकारी से रहित नहीं थीं। कम से कम इन यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह कितने रसातल परतों में था। पिछली बार रसातल क्षेत्र में पुनर्जन्म के बाद वह निचले रसातल क्षेत्र की 43,253वीं परत में पैदा हुआ था। लेकिन इस बार अलग था। हालांकि इस बार वह जिस परत में पैदा हुआ था वह अभी भी निचले क्षेत्र से संबंधित थी, लेकिन ये 92वीं परत थी। इस रसातल परत की समग्र शक्ति 43,253वीं रसातल परत की तुलना में बहुत अधिक थी। बेशक इस बार इन विरासत में मिली यादों ने यही मदद की। ये स्थान अभी भी मदर रिवर का हिस्सा है, केवल मदर रिवर के इस हिस्से का स्वामी 13वें चरण का दानव राजा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मदर रिवर मुझे उस मदर रिवर से अलग लगा जिसे मैंने इस दुनिया में पिछले पुनर्जन्म के दौरान अनुभव किया था। ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जल्द ही मदर रिवर को छोड़ सकता हूँ और रसातल परत में जा सकता हूँ। मिल्टन चेनी ने आसपास के माहौल को महसूस किया। उसके दिमाग में विचार उभर रहे थे। वास्तव में अगर वह चाहे तो वह किसी भी समय मदर रिवर के इस हिस्से को छोड़ सकता है। मदर रिवर के इस हिस्से के नियंत्रण से मुक्त होना उसके लिए बहुत आसान बात थी।
आखिरकार, हालांकि सतह पर वह सिर्फ एक नवजात द्वितीय चरण का छोटा दानव था, उसका असली क्षेत्र छिपा हुआ 8वां चरण जादूगा अमर सीमा क्षेत्र था। एक बार इस क्षेत्र की शक्ति फूटने के बाद वह किसी भी समय मदर रिवर को छोड़ सकता था। लेकिन मिल्टन चेनी ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि ऐसा करने से बहुत जोखिम होता। मदर रिवर पर दानव राजा का नियंत्रण था, और अगर वह जल्दबाजी में मदर रिवर से मुक्त हो जाता तो उसे पकड़ा जा सकता था। इन परिस्थितियों में मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से वह जोखिम नहीं उठाते। हालांकि मिल्टन चेनी का छिपा हुआ क्षेत्र मजबूत था, लेकिन ये 13वें चरण के दानव राजा के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। वह खुद से पूरे 5 चरण ऊपर का अस्तित्व था। इस समय उसे बस इंतजार करना था। वास्तविकता से अपने क्षेत्र के समर्थन के साथ उसके लिए मदर रिवर में किसी भी खतरे का सामना करना लगभग असंभव था। इसलिए वह वास्तविकता में संरक्षित अपने क्षेत्र से सहायता की आवश्यकता के बिना मदर रिवर से खुद को मुक्त करने के लिए पूरी तरह से समय बीतने पर भरोसा कर सकता था। मिल्टन चेनी के पास इंतजार करने का धैर्य था। वर्षों के बीतने का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। इसके अलावा यह ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ करोड़ों साल होगा, जो पहले से ही मिल्टन चेनी के लिए काफ़ी छोटा समय बन गया था। इस बात की संभावना और भी कम थी कि क्या इतने समय का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अथाह क्षेत्र समय को नहीं रखता, लेकिन फिर भी समय बीतता है। नीचे अथाह क्षेत्र की 92वीं परत में मिल्टन चेनी का राक्षसी शरीर मदर रिवर के भीतर स्थिर पड़ा था। मिल्टन चेनी ने करोड़ों साल पहले अपनी चेतना को पूरी तरह से खाली कर दिया था। बेशक अगर बाहरी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव होता तो वह किसी भी क्षण जाग सकता था। मिल्टन चेनी ने जानबूझकर समय बीतने का एहसास नहीं किया, क्योंकि इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। आखिरकार जब उसके राक्षसी शरीर में परिवर्तन हुआ तो उसे इसका स्पष्ट एहसास हुआ होगा। करोड़ों साल लगभग पलक झपकते ही बीत गए, लेकिन मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि करोड़ों साल पहले ही बीत चुके थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि रसातल क्षेत्र में कितना समय बीत चुका है, लेकिन वह अपने राक्षसी शरीर के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि एक और लंबा समय बीत चुका है और राक्षसी शरीर का दूसरा परिवर्तन आने वाला है, मिल्टन चेनी ने अपने दिल में खुद से कहा, और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वास्तव में करोड़ों साल बीत चुके थे और इस दौरान मिल्टन चेनी ने अपने राक्षसी शरीर का एक परिवर्तन पूरा कर लिया था। ये पहले से ही दूसरी बार था। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो अपने राक्षसी शरीर के इस परिवर्तन के बाद वह स्वाभाविक रूप से मदर रिवर को छोड़ने में सक्षम होगा। रसातल परत तक पहुंचने के बाद वह सच्ची आज़ादी होगी, जहां आसमान ऊंचा होगा और पक्षी उड़ेंगे और समुद्र मछलियों के कूदने के लिए विशाल होगा। मदर रिवर में वह कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह रसातल परत तक पहुंच जाता है तो वे सीमाएं अब मौजूद नहीं होंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राक्षसी शरीर का परिवर्तन धीरे धीरे सूक्ष्म एवं अगोचर तरीके से पूरा हुआ। मिल्टन चेनी अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन उसके भीतर निहित शक्ति अभी भी कमजोर थी। आखिरकार 8वें चरण के जादूगर अमर की तुलना में चौथे चरण का दानव काफी कमजोर था। अगले ही पल परिवर्तन पूरी तरह से समाप्त होने के बाद मिल्टन चेनी ने अवचेतन रूप से परिवर्तन के बाद अपने राक्षसी शरीर को महसूस किया। फिर उन्होंने मदर रिवर के साथ अपने संबंध को महसूस किया। ये राक्षसी शरीर अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है कि तीसरे परिवर्तन की आवश्यकता है। मिल्टन चेनी ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उन्होंने चीज़ों के बारे में पूरी तरह से नहीं सोचा था इस बार, क्योंकि उन्होंने 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट्स के ओवले के साथ पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू किया था। इस राक्षसी शरीर में निहित चेतना बहुत शक्तिशाली थी। इसने सीमा को बढ़ा दिया था। दूसरे शब्दों में, वह इस समय सामान्य तरीकों से मदर रिवर को नहीं छोड़ सकता था। खुद को छोड़ने के लिए मजबूर करना उसकी योजना से भटक जाएगा। तब कोई विकल्प नहीं था, वह केवल मदर रिवर में ही खेती करना जारी रख सकता था। सौभाग्य से मिल्टन चेनी के लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। कहीं भी खेती करना एक जैसा था, और इसके अलावा मदर रिवर में खेती करना और भी सुरक्षित था। इसका एकमात्र नकारात्मक पहलू यह था कि मदर रिवर में खेती करने का मतलब प्राकृतिक विकास था, जो कुछ हद तक धीमा था। यदि रसातल परत में खेती करने की तुलना एक सक्रिय कौशल से की जा सकती है, तो मदर रिवर में खेती करना एक निष्क्रिय मोड की तरह होगा। समय धीरे धीरे बहता गया। हालांकि रसातल क्षेत्र में समय की अवधारणा मौजूद नहीं थी, फिर भी मिल्टन चेनी यह महसूस कर सकते थे कि कितना समय बीत चुका है। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही करोड़ों साल बीत गए। एक निश्चित क्षण में मदर रिवर में मिल्टन चेनी का गतिहीन दानव शरीर थोड़ा हिल गया। उन्होंने एक बार फिर अपने दानव शरीर के परिवर्तन को महसूस किया। परिवर्तन की शुरुआत काफी अचानक हुई, फिर भी प्रक्रिया सूक्ष्म और अगोचर रूप से पूरी हुई। एक क्षण बाद परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह मिल्टन चेनी का तीसरा परिवर्तन था जो उन्होंने इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से किया था।
इस परिवर्तन के बाद उनके दानव शरीर का क्षेत्र आसानी से एक दानव के 5वें चरण में प्रवेश कर गया था। इसे पहले से ही एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता था। आखिरकार एक पूरे महान क्षेत्र को पार करना, चाहे साधना का मार्ग कोई भी हो, कभी भी एक छोटा सुधार नहीं माना जा सकता। परिवर्तन पूरा होने के अगले ही क्षण मिल्टन चेनी के मन में एक अवर्णनीय भावना उठी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका दानव शरीर कुछ अलग हो गया था। ये केवल उसके शरीर में परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसकी अवधारणात्मक क्षमता में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस क्षण में स्मृति की नदी नई यादों के साथ घुल मिल गई। ये भावना मिल्टन चेनी के लिए अपरिचित नहीं थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी अनुभूति हुई थी। जब मिल्टन चेनी ने पहली बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था और अपने वर्तमान पुनर्जन्म की शुरुआत में उसने बिल्कुल वैसी ही अनुभूति महसूस की थी। वास्तव में यह अनुभूति उस समय की विशेषता थी जब मिल्टन चेनी को विरासत में मिली यादें मिल रही थीं। तीसरे परिवर्तन के बाद अप्रत्याशित रूप से नई विरासत में मिली यादें प्राप्त करना। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरा ये दानव शरीर उस सीमा तक पहुंच गया है जिसे मदर रिवर सहन कर सकता है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। नई विरासत में मिली यादें पाकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार एबिसल दायरे में नई यादें विरासत में पाना मिल्टन चेनी के लिए पहली बार का अनुभव नहीं था। तीसरे परिवर्तन से गुजरने के बाद उसके दानव शरीर में परिवर्तन महत्वहीन नहीं थे। जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था तब की तुलना में वह अब 3 महान क्षेत्रों से आगे निकल चुका था। अगले ही पल यादों का एक समूह जो विशेष रूप से विशाल नहीं था उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। मिल्टन चेनी पुनर्जन्म एबिस दायरे में 1 या 2 साल से अधिक समय से था और उसका दानव शरीर लंबे समय से इसके अनुकूल था। इसके अलावा मिल्टन चेनी पहली बार विरासत में मिली यादों को पचा नहीं रहा था। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने इन यादों को जल्दी और पूरी तरह से पचा लिया। विरासत में मिली यादों को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी अपने दिल में काफ़ी उदासीन थे। ये नई यादें अभी भी उनके लिए बहुत कम उपयोगी थीं। पिछली यादों की तरह ही उनमें भी कई ओवरलैप थे। हालांकि कुछ यादें वास्तव में अपरिचित थीं, मिल्टन चेनी के लिए, जिनके पास 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन थे, वे बहुत सहायता नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनका असली दायरा रसातल परतों के भीतर कई खतरों से बचने के लिए काफ़ी मजबूत था। इस बार मिल्टन चेनी ने जो यादें संजोई थीं उनमें मदर रिवर को छोड़ने की विस्तृत विधियां अभी भी थीं। यादों में मौजूद विधियां पिछली यादों से लगभग अलग नहीं थीं। यह एक तरह की पुष्टि भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि मैं इस समय मदर रिवर की सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं मदर रिवर को सामान्य रूप से छोड़ने में सक्षम हूं। क्या मुझे मदर रिवर में साधना जारी रखनी चाहिए या नहीं? यद्यपि मदर रिवर सुरक्षित है, लेकिन साधना की गति थोड़ी धीमी है। यादों को पूरी तरह से पचाने के बाद मिल्टन चेनी के मन में एक विचार आया। अब तक वह अपने दानव शरीर के परिवर्तन के बाद हुए परिवर्तनों को पूरी तरह से समझ चुका था और सभी यादों को सुलझा चुका था। उसके मन में बहुत सारे विचार उठे और उसके चेहरे पर चिंतन की झलक दिखाई दी। मिल्टन चेनी समझ गया कि तीसरे परिवर्तन के बाद विरासत में मिली यादें क्यों प्रकट हुई थीं। क्योंकि यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वर्तमान मिल्टन चेनी मदर रिवर को छोड़ने का विकल्प चुन सकता था या वह नहीं छोड़ने का विकल्प चुन सकता था। मदर रिवर उसे जबरन अस्वीकार नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, यह मिल्टन चेनी पर निर्भर था कि वह अपना निर्णय खुद ले। यह एक ऐसा अवसर था जो उसे इस दुनिया में अपने पिछले पुनर्जन्मों में नहीं मिला था। इस स्थिति का कारण सरल था। मिल्टन चेनी के दानव शरीर की सहज चेतना बहुत शक्तिशाली थी, जिसके कारण मदर रिवर से विशेष विचार विमर्श हुआ। इसे भूल जाओ, मैं कुछ समय के लिए मदर रिवर में खेती करना जारी रख सकता हूँ। अगर मैं सीधे एबिसल परतों की ओर जाता हूँ तो इस बात की पूरी संभावना है कि दानव राजा मुझे देख लेगा, जिससे मैं अब भी यथासंभव बचना चाहता हूँ। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उसके दिल में कोई खास भावनाएं नहीं थीं। ये केवल एक निर्णय था जो उसने सभी मौजूदा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद लिया था। हालांकि वह जिस दायरे को छुपा रहा था वह कमज़ोर नहीं था। जादूगर अमर के 8वें चरण में होने के कारण दानव राजा 13वें चरण में अधिक शक्तिशाली था। ऐसी स्थिति में मिल्टन चेनी ने भी सतर्क रहना चुना। आखिरकार इस तरह से उसे अधिक लाभ प्राप्त होने की अधिक संभावना होगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि मिल्टन चेनी 13वें चरण के दानव राजा से डरता था। उसे समय से पहले अपने असली दायरे को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। डर उसके लिए यह असंभव था। अगर यह 14वां या 15वां चरण होता तो भी उसे डर नहीं लगता। 13वां चरण तो दूर की बात है। मिल्टन चेनी को एक बार अपने भाग्य सिमुलेशन में 16वें चरण के महान साधक का शरीर विरासत में मिला था। इस बार नई यादें विरासत में मिलने के बाद मिल्टन चेनी ने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था। हालांकि ये यादें उसके लिए बहुत मददगार नहीं थीं, लेकिन उन्होंने वास्तव में इस दुनिया के बारे में उसकी समझ को गहरा कर दिया। बेशक फिर भी इस दुनिया के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत बड़ी नहीं थी।
आखिरकार एबिसल दायरा बहुत विस्तृत था और कुछ विरासत में मिली यादों के साथ इसे पूरी तरह से समझना लगभग असंभव था। हालांकि मिल्टन चेनी एक बात के बारे में निश्चित थे, उनका दायरा अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। जब तक समय बीतता रहा और जैसे जैसे उनके दानव शरीर का दायरा बढ़ता गया, इस दुनिया के बारे में उनकी समझ अनिवार्य रूप से व्यापक होती गई। इस दुनिया को पूरी तरह से समझना भी असंभव नहीं था। पुनर्जन्म सिमुलेशन में मिल्टन चेनी के पास कभी समय की कमी नहीं थी। इसके अलावा इस बार यह एक सिमुलेशन था जिसमें 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन एक साथ रखे गए थे। धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। संयोग से धैर्य भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मिल्टन चेनी में कमी नहीं थी। अनगिनत सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन चेनी के पास एक अत्यंत लचीला मानसिकता थी और उनका धैर्य अकल्पनीय रूप से मजबूत था। केवल 1 मिलियन या 10 मिलियन वर्षों तक प्रतीक्षा करने की बात तो दूर, यहाँ तक कि सैकड़ों मिलियन या दसियों अरबों वर्षों तक चुपचाप प्रतीक्षा करने से भी मिल्टन चेनी पर जरा भी असर नहीं पड़ता। अब तक उन्होंने जितने भी सिमुलेशन का अनुभव किया था वे लगभग एक युग के बराबर लंबे हो गए थे। मुझे अब भी चुपचाप प्रतीक्षा करनी है। सौभाग्य से इस दानव शरीर की ऊंचाई की गति धीमी नहीं है। यदि छठे चरण का दानव अभी भी सीमा नहीं है तो शायद मैं अब मदर रिवर में नहीं रह सकता, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। 5वें चरण का दानव पहले से ही मदर रिवर में काफी स्पष्ट था, छठे चरण के दानव की तो बात ही छोड़िए। यदि वह छठे चरण के दानव तक पहुंच जाता और फिर भी सीमा तक नहीं पहुंचता और वह अभी भी स्वाभाविक रूप से मदर रिवर को नहीं छोड़ सकता, तो मिल्टन चेनी खुद को मदर रिवर से अलग करना चुनता। आखिरकार तब तक दोनों विकल्पों के जोखिम एक जैसे ही होंगे। अगर वह सीमा तक पहुंचे बिना छठे चरण के दानव तक पहुंच जाता है तो चाहे वह छोड़ना चाहे या रुकना चाहे, उस दानव राजा का ध्यान आकर्षित करने की काफ़ी संभावना होगी। बेशक ये सिर्फ मिल्टन चेनी की अटकलें भी हो सकती हैं। आखिरकार इतना शक्तिशाली प्राणी इतनी छोटी जगह पर ध्यान नहीं दे सकता। तो यह एक जोखिम था, निश्चितता नहीं। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपने दिल में अराजक विचारों को दूर कर दिया और अधिक सोचना बंद कर दिया। अब तक वह नई विरासत में मिली स्मृति को पूरी तरह से पचा चुका था। उसे जो करने की जरूरत थी वह सरल था, जो कुछ भी नहीं करना था। चूंकि सबसे स्थिर रास्ता उसके सामने था, तब स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी ने जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं देखी। अगले ही पल मिल्टन चेनी का शरीर एक बार फिर मदर रिवर में स्थिर हो गया, उसका दिमाग सभी विकर्षणों से मुक्त हो गया और उसकी चेतना शून्यता की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गई। इस समय मिल्टन चेनी को अब अपने दानव शरीर का आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। हालांकि उनका दानव शरीर बहुत मजबूत हो गया था, फिर भी अंतर बहुत बड़ा था। जैसे ही मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग से सभी विचार साफ किए, रसातल क्षेत्र भी शांत हो गया। बेशक यह मौन मिल्टन चेनी के दृष्टिकोण से था। आखिरकार इस समय मिल्टन चेनी की चेतना पूरी तरह से खाली अवस्था में थी। अल्पविराम। रसातल समय को नहीं मापता था, लेकिन समय के गियर लगातार चलते रहते थे। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी अपनी चेतना शून्य अवस्था से जागे, क्योंकि इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके दानव शरीर ने एक बार फिर से परिवर्तन शुरू कर दिया था। ये पहले से ही राक्षस शरीर का चौथा परिवर्तन था जिसे उन्होंने रसातल क्षेत्र में इस पुनर्जन्म के बाद अनुभव किया था। मिल्टन चेनी बहुत अनुभवी थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस बार 130 मिलियन वर्षों का विशाल कालखंड बीत चुका था। शरीर में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन होते हुए महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने धीरे से खुद से कहा, ठीक वैसे ही जैसे मिल्टन चेनी ने सोचा था। इस बार उनके दायरे की उन्नति में बहुत लंबा समय लगा था। 5वें चरण के दानव से छठे चरण के दानव तक आगे बढ़ने में लगने वाला समय युगों में गिना जाता था। हालांकि समय की खपत लंबी थी, ये सब मिल्टन चेनी की अपेक्षाओं के अनुरूप था। आखिरकार इसके पीछे एक कारण था, मदर रिवर में खेती करना हालांकि सुरक्षित था, लेकिन अनिवार्य रूप से अधिक समय की आवश्यकता थी। विरासत में मिली स्मृति और मिल्टन चेनी की इस दुनिया की सहज समझ, दोनों में वह इस तथ्य की पुष्टि कर सकता था। अगले पल मिल्टन चेनी ने चुपचाप थोड़ी देर इंतजार किया। दानव शरीर का परिवर्तन अब सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, लेकिन कोई नई विरासत में मिली स्मृति प्रकट नहीं हुई थी। बैकक्वोट। ऐसा लगता है कि हर दायरे के परिवर्तन के बाद विरासत में मिली स्मृति का उदय नहीं होता है। सौभाग्य से मिल्टन चेनी निराश नहीं हुए, क्योंकि हालांकि विरासत में मिली स्मृति प्रकट नहीं हुई, लेकिन उनके राक्षसी शरीर की प्रतिभा क्षमता प्रकट हुई। बस इतना ही है कि पिछले सिमुलेशन की तुलना में इस बार टैलेंट एबिलिटी थोड़ी देर से आई। बेशक इसका मतलब यह भी है कि मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से मूल नदी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका राक्षसी शरीर छठे चरण के दानव क्षेत्र को तोड़ते हुए नदी की सीमा तक पहुंच गया है। इस बार की टैलेंट एबिलिटी कुछ हद तक दिलचस्प है। अपने राक्षसी शरीर में बदलावों को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी के दिमाग में एक विचार उभरा, एबिसल स्पिरिट समनिंग। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा,
ये क्षमता जिसे उन्होंने एबिसल स्पिरिट समनिंग के रूप में जाना, वह टैलेंट एबिलिटी है जिसे उन्होंने छठे चरण के दानव को तोड़ने पर हासिल किया था। ये क्षमता वास्तव में दिलचस्प है। अगर पिछले सिमुलेशन में हासिल की गई डेमोनिक स्पिरिट फोर्स टैलेंट एबिलिटी से तुलना की जाए तो इस बार की टैलेंट एबिलिटी काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि बिना प्रयास किए वह जानता था कि प्रतिभा क्षमता निस्संदेह मूल नदी के भीतर अनुपयोगी होगी। सौभाग्य से इस समय मिल्टन चेनी ने पहले ही मूल नदी द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने को महसूस कर लिया था। ये निश्चित रूप से अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह मूल नदी को छोड़ सकता था और बिना किसी अतिरिक्त उपाय के रसातल की गहराई में जा सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी की चेतना टिमटिमा उठी और अपनी स्मृति से विधि का पालन करते हुए वह मूल नदी से अलग होने लगा। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और यह अज्ञात था कि यह कितना समय हो गया था। जब मिल्टन चेनी की चेतना पूरी तरह से स्पष्टता में लौट आई तो वह अब मूल नदी के भीतर नहीं था। मिल्टन चेनी की पुनर्जीवित चेतना ने अवचेतन रूप से आसपास के वातावरण को महसूस किया। वातावरण पूरी तरह से अपरिचित था और उसकी इंद्रियों के लिए उसके आसपास की हर चीज़ नई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये रसातल परत है। ये पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन से थोड़ा अलग है। मिल्टन चेनी के विचार बदल गए। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। अंतर सरल थे। मिल्टन चेनी अपने आसपास कई अन्य राक्षसों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इन राक्षसों ने मिल्टन चेनी के अचानक प्रकट होने पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उनका अचानक प्रकट होना कोई अनोखी घटना नहीं थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी को एहसास होने लगा कि उनके राक्षसी शरीर में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ। उनका राक्षसी शरीर अभी भी असली था और आसपास के माहौल ने इसकी पुष्टि की। यहाँ के अन्य राक्षस मेरे आने से आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं। रसातल क्षेत्र की यह परत मेरी कल्पना से अलग प्रतीत होती है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। चूंकि आसपास के अन्य राक्षस उससे परेशानी नहीं चाहते थे, इसलिए मिल्टन चेनी को इन राक्षसों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी उसे जो करना था वह सरल था, इस दुनिया का पता लगाना। अधिक समझना उतना अच्छा नहीं है जितना कि अपनी आंखों से दुनिया को देखना। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के चेतना की एक झिलमिलाहट के साथ मिल्टन चेनी का राक्षसी शरीर मौके पर ही गायब हो गया। उसकी आकृति के गायब होने के बाद उस स्थान पर मौजूद राक्षसों में से एक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी नज़र डाली। हालांकि उसका बाहरी क्षेत्र केवल 5वें चरण के राक्षस का था, लेकिन उसका परिवेश वास्तव में एक खाली भूमि था। ऐसा लग रहा था जैसे क्षेत्र के अन्य राक्षस जानबूझकर उससे बच रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि निचली दुनिया से एक सच्चा राक्षस पैदा हुआ है। ये देखना अभी बाकी है कि इस सच्चे दानव में पारलौकिकता की क्षमता है या नहीं। दानव ने अपने आप से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रत्याशा के संकेत के साथ कह रहा था। रसातल की इस परत के संरक्षक के रूप में भले ही वह रसातल पूर्वज भगवान का एक चेतना अवतार है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। आखिरकार रसातल पूर्वज भगवान रसातल क्षेत्र में एकमात्र 16वीं अवस्था के साधक हैं और वह व्यक्ति है जिसने पारलौकिकता पथ पर कदम रखा है, जिसके भविष्य में दूसरे किनारे तक पहुंचने की संभावना है। उसकी रुचि को आकर्षित करना निश्चित रूप से एक आकर्षक मामला है। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी को पता नहीं था कि उसे एक सच्चे दानव के रूप में गलत समझा गया था, और निश्चित रूप से भले ही वह जानता हो, उसे परवाह नहीं होगी। रसातल की गहराई में मिल्टन चेनी ने अपना रास्ता बनाया। हालांकि यह रसातल क्षेत्र की निचली परतों में से एक थी, फिर भी यह असीम रूप से विशाल थी। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए इसे पूरी तरह से पार करना लगभग असंभव था। अपने वर्तमान दायरे के साथ अगर वह जादूगर अमर दायरे की शक्ति का उपयोग नहीं करता तो ऐसा करना लगभग असंभव था। हालांकि मदर रिवर छोड़ने के बाद मिल्टन चेनी को जादूगर अमर दायरे की शक्ति का उपयोग करने के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह बहुत लापरवाह नहीं था तब तक सब ठीक था। इस समय मिल्टन चेनी पहले ही इस दुनिया में छठे चरण के दानव के दायरे में पहुंच चुके थे। ये दायरा बिल्कुल भी कम नहीं था। अगले अपग्रेड के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा होगा। बेशक रसातल में खेती करना अभी भी तेज होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे रसातल परत की अपनी खोज को रोक दिया। एक निश्चित क्षण में वह रसातल परत के एक निश्चित भाग में बस गया, खुद को शांत किया और एक बार फिर अपनी साधना शुरू कर दी। इस मामले में साधना वास्तव में खाली जागरूकता की स्थिति में फिर से प्रवेश करना था। आखिरकार ये दानव की साधना का तरीका था। मिल्टन चेनी ने जिन कई साधना पथों का अनुभव किया था, उनमें से दानव साधना पथ सबसे अनोखा था। ये पूरी तरह से समय बीतने के संचय पर निर्भर करता था। सौभाग्य से मिल्टन चेनी के लिए ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। साधना के इस तरीके के तहत चिंता करने वाली बहुत कम चीजें थीं।
जब तक उसके पास पर्याप्त जीवन काल था, वह तब तक साधना जारी रख सकता था जब तक कि यह शरीर अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाता। बेशक आधार ये था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। समय धीरे धीरे बहता गया और पलक झपकते ही युग बीत गए। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना शून्यता की स्थिति से जाग उठी, क्योंकि इस क्षण वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके दानव शरीर ने अपना 5वां परिवर्तन शुरू कर दिया है। वास्तव में संचय के युगों के बाद मिल्टन चेनी का क्षेत्र एक और स्तर पर आगे बढ़ गया था। इस परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान मिल्टन चेनी की चेतना पूर्ण शून्यता की स्थिति में थी। इस अवधि के दौरान वह अपने आसपास के वातावरण को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को सक्रिय रूप से महसूस कर सकता था। वास्तव में जिस क्षण से परिवर्तन शुरू हुआ, मिल्टन चेनी अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर रहे थे। हालांकि एक दानव का परिवर्तन केवल दानव का अपने विकास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचना था और अचानक एक पल में बड़े परिवर्तन प्रकट नहीं करेगा। छठे चरण के दानव से 7वें चरण के दानव में होने वाले परिवर्तन। दरअसल परिवर्तन की सूक्ष्म और क्रमिक प्रक्रिया ने उन परिवर्तनों को पहले ही पूरा कर लिया था। ये दानव क्षेत्र में आगे बढ़ने की एक विशिष्ट विशेषता थी। यह मनुष्यों के प्राकृतिक विकास से कुछ समानता रखता था। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ता है, वह अपने भीतर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में बहुत जागरूक हो सकता है। ये सभी परिवर्तन किसी क्षण अचानक खोजे जाने के बजाय सूक्ष्म रूप से होते हैं। दानवों का परिवर्तन कुछ हद तक इसी जैसा था। बेशक ये केवल समान था क्योंकि दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी थे। आखिरकार एक दानव का परिवर्तन पूरा होने पर वास्तव में दानव शरीर में कुछ परिवर्तन शामिल थे, लेकिन वह उस क्षण था जब परिवर्तन पूरी तरह से पूरा हो गया था, परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान नहीं। ये परिवर्तन पिछले 4 से अलग लगता है और मेरे दानव शरीर की प्रतिभा क्षमता में भी परिवर्तन के दौरान कोई छोटा बदलाव नहीं आया है। भले ही मिल्टन चेनी परिवर्तन के दौरान अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने में सक्षम नहीं थे, उसका दिमाग अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकता था, और अब जब वह खाली जागरूकता की स्थिति से उबर चुका था, तो इसका मतलब ये भी था कि परिवर्तन पूरा हो गया था। जब मिल्टन चेनी ने अपने दानव शरीर में परिवर्तन महसूस किया, तो उसने भी सोच समझकर बड़बड़ाया। ये परिवर्तन उसके इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद से उसके दानव शरीर का 5वां पूर्ण परिवर्तन था। कोई कह सकता है कि अब तक वह बहुत अनुभवी हो चुका था। इसके अलावा ये केवल 7वें चरण की उन्नति थी, न कि 8वें या 9वें चरण की। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी उन्नति न्यूनतम थी। इसके विपरीत इस बार परिवर्तन के बाद उसकी उन्नति पिछले किसी भी परिवर्तन से अधिक थी। मिल्टन चेनी इस और पिछले 4 परिवर्तनों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। अंतर प्रतिभा क्षमता के गुणात्मक परिवर्तन में निहित है। जब उसने चौथा परिवर्तन पूरा किया, तो उसके दानव शरीर ने अपनी अनूठी प्रतिभा क्षमता विकसित कर ली थी। इसके उभरने के बाद मिल्टन चेनी ने वर्षों तक प्रतिभा क्षमता का अधिक उपयोग नहीं किया। आखिरकार प्रतिभा क्षमता का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन वर्षों में उन्हें शायद ही किसी खतरे का सामना करना पड़ा हो, और जब भी उन्हें सामना करना पड़ा, तब भी उनके पास 8वें चरण के जादूगामर की शक्ति थी। लेकिन भले ही उन्होंने प्रतिभा क्षमता का उपयोग न किया हो, फिर भी यह उनके पास मौजूद एक वास्तविक प्रतिभा क्षमता थी। ऐसी प्रतिभा क्षमता केवल इसलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। इसके बजाय जब भी मिल्टन चेनी ने इस प्रतिभा क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, तो दक्षता हमेशा एक समान थी। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जबकि मिल्टन चेनी ने अपने दानव शरीर में परिवर्तनों को महसूस किया, वह ये भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनकी प्रतिभा क्षमता धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही थी। ये भावना बेहद स्पष्ट और प्रत्यक्ष थी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं थी। मिल्टन चेनी के लिए ऐसी भावना नई नहीं थी, इसलिए उन्हें इससे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। स्पष्ट रूप से, जैसा कि मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था, प्रतिभा क्षमता का गायब होना असंभव था। इस भावना का कारण मुख्य रूप से इस परिवर्तन में अंतर के कारण था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि इस परिवर्तन ने प्रतिभा क्षमता को प्रभावित किया, जिससे उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ। आखिरकार दानव परिवर्तन हमेशा सकारात्मक दिशा में विकसित होते हैं। स्वाभाविक रूप से एक भी परिवर्तन के लिए मिल्टन चेनी के दानव शरीर की अद्वितीय प्रतिभा क्षमता को छीनना संभव नहीं होगा। दानव शरीर का परिवर्तन अब पूरी तरह से पूरा हो चुका था। वास्तव में परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मिल्टन के लिए समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था। चूंकि उस समय उसने अपनी चेतना को पूरी तरह से खाली कर दिया था, इसलिए समय बीतना उसके लिए लगभग अर्थहीन था। इसके अलावा उसके परिवर्तन के पूरा होने और उसके दायरे की उन्नति के बाद उसका जीवन काल भी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। परिवर्तन के पूरा होने के बाद प्रतिभा क्षमता में परिवर्तन महत्वहीन नहीं है, लेकिन वे अभी भी मेरे लिए विशेष रूप से सहायक नहीं हैं। उस पल मिल्टन ने खुद से सोचा,
मिल्टन ने प्रतिभा क्षमता को पूरी तरह से समझना शुरू कर दिया, जो एक बार फिर उसकी धारणा के भीतर प्रकट हुई थी। गुणात्मक परिवर्तन के बाद प्रतिभा क्षमता में आए परिवर्तन मिल्टन के लिए बहुत स्पष्ट थे। पहले लुप्त हो चुकी प्रतिभा क्षमता परिवर्तन के पूरा होने के बाद वास्तव में फिर से प्रकट हुई थी। केवल अब ऐसा लग रहा था कि इसे अब प्रतिभा क्षमता नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतिभा क्षमता के बारे में मिल्टन की धारणा पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। पहले अपने चौथे परिवर्तन के बाद प्रतिभा क्षमता मिल्टन की एक स्वाभाविक प्रतिभा बन गई थी। इस क्षमता को प्रतिभा क्यों कहा जाता था, ये वास्तव में विरासत में मिली स्मृति के कारण था। इसे प्रतिभा कहना वास्तव में एक विधि की तरह था। यदि आप दानव की तुलना जादूगर से करते हैं तो प्रतिभा क्षमता जादूगर के जादू के समान होगी। यह एक जादू मंत्र के बराबर है जिसे हमेशा डाला जा सकता है। लेकिन जादू मंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह सिर्फ एक मंत्र है। जादूगर का मूल आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे कि अगर जादूगर के पास आध्यात्मिक शक्ति की अनंत आपूर्ति हो तो वह बिना कोई जादू किए भी बहुत मजबूत रह सकता है। लेवल 8 का जादूगर लेवल 7 के जादूगर का सामना कर रहा है। भले ही लेवल 7 के जादूगर का जादू बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन लेवल 8 के जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता। यही अंतर है। एट नो विल बिन एट। इसके अलावा पहले हालांकि मिल्टन को एहसास हो रहा था कि उसकी प्रतिभा क्षमता मौजूद है, ये धारणा असाधारण रूप से स्पष्ट नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक अस्पष्ट थी। लेकिन इस समय सब कुछ अलग था। जब पहले गायब हो चुकी प्रतिभा क्षमता एक बार फिर मिल्टन की धारणा में दिखाई दी तो सब कुछ बदल गया। मिल्टन की अपनी प्रतिभा क्षमता की धारणा बेहद स्पष्ट हो गई, और उसकी प्रतिभा क्षमता भी बदल गई थी। इस समय मिल्टन की धारणा के भीतर उसकी प्रतिभा क्षमता उसके दानव शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई थी। परिवर्तन के दौरान यह एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई, इसलिए परिवर्तन पूरा होने के बाद मिल्टन ने यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष अनुभूति महसूस की। इसे सरल शब्दों में कहें तो मिल्टन के पास जो प्रतिभा क्षमता थी वह इस परिवर्तन के बाद एक बाहरी कौशल से एक अंतर्निहित सच्ची क्षमता में बदल गई। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था। यही कारण था कि मिल्टन को लगा कि यह परिवर्तन विशेष था। अगर कोई कहे कि मिल्टन की पिछली प्रतिभा क्षमता की तुलना जादूगर के जादू से की जा सकती है, तो प्रतिभा क्षमता अब उसके दानव शरीर के साथ मिलकर मिल्टन के दानव शरीर की अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति बन गई थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और इसने मिल्टन को एक जबरदस्त वृद्धि दी। कोई यह कह सकता है कि मूल प्रतिभा क्षमता और 5वें परिवर्तन के बाद की प्रतिभा क्षमता, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ था, अब दो अलग अलग चीजें थीं। चूंकि परिवर्तन पूरा हो चुका था, मिल्टन की प्रतिभा क्षमता के बारे में धारणा बेहद स्पष्ट थी। यदि उसकी पिछली प्रतिभा क्षमता सिर्फ एक विधि थी, तो उसकी वर्तमान प्रतिभा क्षमता उसके दानव शरीर का एक अंग बन गई थी, एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति। यदि मिल्टन की पिछली प्रतिभा क्षमता एक जादूगर के जादू की तरह थी, जिसके लिए आध्यात्मिक समुद्र के भीतर एक जादू मॉडल को सक्रिय करने की आवश्यकता थी, तो उसकी वर्तमान प्रतिभा क्षमता सांस लेने की तरह स्वाभाविक थी, शायद उससे भी ज्यादा सहज। आखिरकार उसकी प्रतिभा क्षमता और दानव शरीर पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे। प्रतिभा क्षमता वास्तव में उसके लिए एक अंग की तरह बन गई थी। इस समय मिल्टन जो कुछ भी समझ सकता था और परिवर्तन के दौरान जो परिवर्तन महसूस किए गए थे, वे वास्तव में उसके द्वारा पहले से ही अप्रत्याशित थे। आखिरकार उसके लिए परिवर्तन द्वारा लाया गया परिवर्तन अनिवार्य रूप से दायरे में एक उन्नति थी। और सच में दायरे के ऊपर उठने के बाद जो परिवर्तन दिखाई दिए वे मिल्टन चेनी के लिए भी अप्रत्याशित थे। उन्होंने वास्तव में अनुमान लगाया था कि इस परिवर्तन के बाद उनके दानव शरीर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने विशिष्ट परिवर्तनों का अनुमान नहीं लगाया था। ठीक इसलिए क्योंकि मिल्टन चेनी ने उनका अनुमान नहीं लगाया था कि जब उन्होंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा तो उन्हें आश्चर्य और प्रसन्नता की भावना महसूस हुई। ये परिवर्तन प्रतिभा क्षमताओं में बदलाव से कहीं अधिक प्रतीत होता है। दानव शरीर की ताकत में भी जबरदस्त बदलाव आया है। मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा, स्तर 6 दानव से स्तर 7 दानव तक पहुंचने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगा था। यदि समय की अवधारणा रसातल दायरे में मौजूद थी, तो यह अवधि कम से कम करोड़ों वर्षों तक फैली होगी। आखिरकार मिल्टन चेनी ने जो समय बीतने का अनुमान लगाया था वह पहले से ही करोड़ों वर्षों का था। लेकिन ये कहना कि क्या इन युगों का मिल्टन चेनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? उत्तर है नहीं। आखिरकार समय बीतना मिल्टन चेनी की धारणा में नहीं था। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई खतरनाक या अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। परिवर्तन पूरा होने के बाद ही सब कुछ वास्तव में काफी सुचारू रूप से चला। इसके अलावा 5वां राक्षस शरीर परिवर्तन पूरा करने से मिल्टन चेनी को बहुत लाभ हुआ। सबसे सीधा लाभ यह था कि मिल्टन चेनी का राक्षस शरीर अधिक मजबूत हो गया। इसके अलावा प्रत्यक्ष वृद्धि भी कम हुई। आखिरकार एक राक्षस का क्षेत्र वास्तव में उसकी स्थिति निर्धारित करता है।
अथाह गहराई की परतों में किसी भी अन्य दुनिया की तरह सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने का नियम मौजूद है। ये स्थिति के आधार पर कम या ज़्यादा स्पष्ट होता है। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। अथाह गहराई की परतों के भीतर यह बहुत स्पष्ट है। इस समय मिल्टन चेनी के मन में कई विचार उमड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि मिल्टन चेनी इन विचारों को ध्यान से सुलझा पाते, एक और बदलाव आया। अगले ही पल एक विचार के साथ मिल्टन चेनी ने एक बदलाव की शुरुआत की। विचारों में इस तरह का सहज परिवर्तन मिल्टन चेनी के लिए अपरिचित नहीं था। वास्तव में वह इसके काफ़ी आदी थे। वास्तव में पांचवां परिवर्तन पूरा होने के कुछ ही पल बाद प्रत्याशित विरासत में मिली स्मृति आ गई। पिछले 2 अवसरों को गिनते हुए ये तीसरी विरासत में मिली स्मृति थी जिसे मिल्टन चेनी को इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म के बाद से अनुभव करना पड़ा था। मिल्टन चेनी ने अपना दिमाग खाली कर दिया। उसके दिमाग में अपरिचित यादें और भी स्पष्ट हो गईं। खंड दर खंड अजीब यादें सतह पर आने लगीं। आखिरकार ये यादें मिल्टन चेनी की यादों की नदी में विलीन हो गईं। मिल्टन चेनी ने इस नई याद को बहुत जल्दी आत्मसात कर लिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह पहले से ही कई विरासत में मिली यादों से गुजर चुका था। यहाँ तक कि पुनर्जन्म सिमुलेशन के इस दौर में भी यह उसका पहला मौका नहीं था। इसलिए मिल्टन चेनी ने इन यादों को जल्दी और पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। अपने दिमाग में संरक्षित विरासत में मिली यादों को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी के दिल में अन्य भावनाएं नहीं उठीं। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही, उसकी निगाहें उदासीन रहीं। सामान्य तौर पर यादों का ये समूह उसके लिए कुछ हद तक उपयोगी था, लेकिन ये कहना कि वे बहुत उपयोगी थे पूरी तरह से सटीक नहीं होगा। इस दुनिया में उसके पिछले पुनर्जन्म की यादों के साथ कई यादें ओवरलैप हो गईं। बेशक ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। पिछली बार से जो यादें उन्होंने संजो कर रखी थीं, उनकी तुलना में ओवरलैपिंग हिस्से सिर्फ एक छोटा हिस्सा थे। विरासत में मिली ज़्यादातर यादें वास्तव में अपरिचित थीं। फिर भी ये यादें अभी भी मिल्टन चेनी को इस समय ज़्यादा मदद नहीं दे सकती थीं। अब तक अबीसाल क्षेत्र के बारे में उनकी समझ पहले से ही काफ़ी थी। अपरिचित विरासत में मिली यादें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अपनी यादों को पुष्ट करने का काम कर सकती थीं। इसके अलावा इन यादों ने उनके क्षेत्र की उन्नति में कोई मदद नहीं की। 7वें चरण के दानव की ओर बढ़ने के बाद मिल्टन चेनी ने साधना की अवस्था में प्रवेश करना जारी रखा। एक बार फिर अपनी चेतना को पूरी तरह से छोड़ देने की अवस्था में प्रवेश करने के बाद मिल्टन चेनी के लिए समय ने एक बार फिर अपना अर्थ खो दिया था। दानव साधना की अवस्था को मिल्टन चेनी के लिए साधना की सबसे उपयुक्त अवस्था माना जा सकता है। आखिरकार इतने सारे सिमुलेशन के बाद उन पर समय का प्रभाव न्यूनतम हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में दानव पथ की साधना को बेहद सहज कहा जा सकता है। रसातल क्षेत्र की गहराई में समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी अब समय बीतने का एहसास नहीं कर सकते थे। 7वें चरण के दानव की सफलता के बाद उनके जीवनकाल में वृद्धि 8वें चरण के दानव क्षेत्र में उनकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी, यानी बशर्ते कि इस प्रक्रिया में कोई दुर्घटना न हुई हो। अगर कोई उन्नत चरण का दानव अचानक उन पर हमला करता है तो यह इतना सहज नहीं हो सकता है। बेशक ऐसी घटना की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार जब से मिल्टन चेनी रसातल परत में आए थे, उन्होंने कभी भी जानबूझकर किसी अन्य दानव को नहीं उकसाया था। बेशक इसने अन्य राक्षसों द्वारा बिना किसी कारण के उन पर हमला करने की संभावना को बाहर नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उन्होंने इस दुनिया में पुनर्जन्म का अनुभव किया था। अल्पविराम। समय उड़ जाता है, पलक झपकते ही युग बीत गए। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी धीरे धीरे अपनी खाली चेतना की स्थिति से जागे। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, इस समय वह अपने छठे परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु से बहुत दूर नहीं थे। युगों ने उनमें काफ़ी सुधार लाया था। हालांकि यह सुधार सीधे 8वें चरण के दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसने उन्हें इसके करीब ला दिया था। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस सिमुलेशन में 8वें चरण के दानव तक उनकी सफलता अपरिहार्य थी। आखिरकार उनके पास अभी भी पर्याप्त जीवनकाल शेष था। ये जीवनकाल 8वें चरण के दानव क्षेत्र में उनकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। शायद 100 मिलियन वर्षों से भी कम समय में मैं छठा परिवर्तन आरंभ करने में सक्षम हो जाऊंगा, मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने आप से सोचा। इस पर विचार करते हुए मिल्टन चेनी ने आगे नहीं सोचने का फैसला किया। उन्होंने अपने दानव शरीर की अपनी धारणा को वापस ले लिया और एक बार फिर अपनी चेतना को छोड़ने की स्थिति में प्रवेश किया। अब मिल्टन चेनी को इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। इस बिंदु पर वह लगभग 8वें चरण के दानव क्षेत्र के बहुत करीब होने का दावा कर सकता था। समय धीरे धीरे बहता गया और अनजाने में करोड़ों साल बीत गए। शून्य चेतना की स्थिति में यदि मिल्टन चेनी जानबूझकर समय बीतने को महसूस करते तो वे इसकी अवधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। इस क्षण मिल्टन चेनी की धारणा में कुछ बदलाव उभरने लगे। मिल्टन चेनी का मन हिल गया।
मेरी अवधारणात्मक क्षमता बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि छठा परिवर्तन एक अगोचर और क्रमिक अवस्था में प्रवेश कर गया है, उसने खुद से कहा। मिल्टन चेनी धारणा में परिवर्तन के कारण के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। ये संकेत देता है कि उनका परिवर्तन एक बार फिर शुरू हो गया था। हालांकि चूंकि परिवर्तन सूक्ष्म और क्रमिक था, इसलिए इसे शुरू करने का मतलब यह नहीं था कि वे जल्दी से 8वें चरण के दानव क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। उन्हें पहले परिवर्तन पूरा करने की आवश्यकता थी। ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यदि पहले वे 8वें चरण के दानव के करीब थे, तो अब वे वास्तव में 8वें चरण के दानव क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच चुके थे। क्योंकि दानव शरीर का परिवर्तन शुरू हो चुका था। एक बार दानव शरीर का परिवर्तन शुरू हो जाने के बाद ये बंद नहीं होता। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इस पर विचार करना बंद कर दिया और एक बार फिर अपनी चेतना को खाली करने का विकल्प चुना। केवल इस बार पूरी तरह से खाली चेतना की स्थिति में फिर से प्रवेश करने के बाद चीजें पहले से कुछ अलग थीं। मिल्टन चेनी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो चेतना की पूरी तरह से खाली अवस्था से उभरने के बाद वह समय होगा जब उन्होंने छठा परिवर्तन पूरी तरह से पूरा कर लिया होगा। दानव शरीर का परिवर्तन मिल्टन चेनी के साथ केवल एक बार हुआ अनुभव नहीं था। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि इस परिवर्तन के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। कुछ ही समय बाद मिल्टन चेनी ने अपने मन में चल रहे अस्त व्यस्त विचारों को एक तरफ रख दिया। उनका मन एक बार फिर से हिला और इस क्षण उनके आसपास की सभी धारणाएं और समय बीतने की भावनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं। इस क्षण मिल्टन चेनी ने जानबूझकर समय बीतने का अनुभव नहीं किया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद वह चेतना की खाली अवस्था से उबर जाएंगे। एबिसल लेक की गहराई में मिल्टन चेनी क्रॉस लेग गतिहीन बैठे थे। एबिसल क्षेत्र समय को नहीं रखता है, लेकिन समय अभी भी धीरे धीरे बीतता है। किसी का ध्यान न जाने पर करोड़ों वर्ष एक पल में बीत गए। जबकि मिल्टन चेनी ने समय बीतने को रोक दिया था, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना एक बार फिर पूरी तरह से खाली विचार की स्थिति से बाहर आ गई है। वह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा क्यों हुआ था। इसका मतलब था कि उसके दानव शरीर का परिवर्तन, भले ही पूरा न हुआ हो, अंतिम चरण पर पहुंच गया था। आखिरकार इस बार वह सक्रिय रूप से खाली चेतना की स्थिति से दूर नहीं हुआ था, बल्कि ये दानव शरीर का परिवर्तन था जिसने उसे निष्क्रिय रूप से उस स्थिति से बाहर निकाला था। अगले ही पल मिल्टन चेनी द्वारा अपने दानव शरीर में परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करने से पहले उसने सहज रूप से पूरी तरह से खाली चेतना की स्थिति से बाहर आने के बाद अंतर को महसूस किया। ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि वह अपनी अवधारणात्मक क्षमता का सक्रिय रूप से उपयोग किए बिना इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। केवल इसी से कोई कल्पना कर सकता था कि परिवर्तन कितना बड़ा था। और मिल्टन चेनी दानव शरीर के ऐसे परिवर्तनों से बहुत परिचित थे, क्योंकि उन्होंने इसे केवल एक बार ही अनुभव नहीं किया था। दानव शरीर छठे परिवर्तन की दहलीज पर पहुंच गया है। इस समय मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, अगर कोई कहे कि मिल्टन चेनी के दिल में अभी भावना का एक भी अंश नहीं है, तो ये बिल्कुल असंभव होगा। आखिरकार एक बार जब वह परिवर्तन पूरा कर लेगा, तो वह एक सच्चा 8वां चरण दानव बन जाएगा। ये भी इस दुनिया में उसे हासिल करने का एकमात्र लक्ष्य था। अब जब ये लक्ष्य हासिल होने वाला था, तो मिल्टन चेनी के दिल के लिए किसी भी भावना के बिना रहना असंभव था। मिल्टन चेनी के दिल में वास्तव में भावुकता का एक निशान था। बेशक ये सिर्फ भावना का एक निशान था जो पैदा हुआ था। आखिरकार अगर वह वास्तव में 8वें चरण के दानव क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तो इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह वास्तविकता में एक क्षेत्र के बराबर होगा। अगले पल मिल्टन चेनी ने आगे सोचना बंद कर दिया और अपने दानव शरीर में परिवर्तनों को सक्रिय रूप से महसूस करना शुरू कर दिया। ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। इस समय उसका दानव शरीर वास्तव में परिवर्तन को पूरा करने वाला था। मिल्टन चेनी ने इस सहज अनुभूति को अत्यंत स्पष्टता के साथ महसूस किया, लेकिन मिल्टन चेनी को जरा सी भी उत्सुकता या चिंता महसूस नहीं हुई। आखिरकार यह अब घटनाओं का एक स्वाभाविक क्रम कहा जा सकता है। 8वें चरण का दानव बनना लगभग एक अपरिहार्य मामला था, जब तक कि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति न हो जिसके बारे में मिल्टन चेनी इस समय भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। बेशक ऐसी स्थिति होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि दानव शरीर परिवर्तन को पूरा करने के महत्वपूर्ण बिंदु पर था, जिसका मतलब यह नहीं था कि परिवर्तन तुरंत पूरा हो जाएगा। इसके लिए अभी भी समय के संचय की आवश्यकता थी। इस महत्वपूर्ण बिंदु को पार करके वास्तव में परिवर्तन को पूरा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक पल में पूरा नहीं किया जा सकता है। बेशक पहले के अनुभव की तुलना में ये तुच्छ था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने दिल में अराजक विचारों को अस्थायी रूप से दबा दिया। उसके दिल में अब कोई नया विचार नहीं उभरा। इस बार मिल्टन चेनी अपनी चेतना में शून्यता की स्थिति में नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने लगातार अपने राक्षस शरीर की धारणा को बनाए रखा।
मिल्टन चेनी इस समय मुख्य बिंदु के बारे में बहुत स्पष्ट थे, उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि थोड़ी सी भी त्रुटि न हो। मिल्टन चेनी अपने स्वयं के कारण किसी भी दुर्घटना को होने नहीं देंगे। वे बाहरी दुनिया से अप्रत्याशित घटनाओं को रोक या भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, लेकिन वे ये सुनिश्चित कर सकते थे कि उनके अंत में कोई दुर्घटना न हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और कई मिलियन वर्ष बीत गए। इस समय मिल्टन चेनी के लिए कई मिलियन वर्ष स्वाभाविक रूप से कुछ भी मायने नहीं रखते थे। इसलिए इस अवधि के दौरान मिल्टन चेनी ने बिना किसी ढील के अपने स्वयं के राक्षस शरीर की धारणा को पूरी तरह से बनाए रखा। मिल्टन चेनी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि 8वें चरण का राक्षस बनना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और वे इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। अचानक मिल्टन चेनी के दिमाग में हलचल मच गई, क्योंकि इस क्षण उन्होंने अपने राक्षस शरीर में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा। एट नोवेल्बन एट परिवर्तन बहुत मामूली था, लेकिन मिल्टन चेनी, जो लगातार अपने शरीर के बारे में जानते थे, ने फिर भी इस क्षणभंगुर परिवर्तन को एक पल में पकड़ लिया। ये शुरू हो गया है। यह अचानक परिवर्तन एक फ्यूज की तरह काम करता है। जिस क्षण यह मामूली परिवर्तन दिखाई दिया, मिल्टन चेनी ने अपने राक्षस शरीर में हो रहे अधिक से अधिक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। राक्षस शरीर का परिवर्तन कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे और अगोचर रूप से हुआ। इसलिए एक छोटा सा परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण था। पहले कई दानव शरीर परिवर्तनों का अनुभव करने के बाद मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से समझ गए कि इसका क्या मतलब है। समय अब छठे परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु को पार कर चुका था। छठा परिवर्तन वास्तव में अपने अंत की ओर आ रहा था। हालांकि एक पल बाद मिल्टन चेनी को अचानक लगा कि पिछले 5 की तुलना में इस परिवर्तन में कुछ सूक्ष्म अंतर थे। उन सभी परिवर्तनों में जो उन्होंने पहले किए थे, परिवर्तन की शुरुआत के बाद जो परिवर्तन हुए, वे विशेष रूप से बहुत अधिक नहीं थे। परिवर्तन शुरू होने के क्षण की तो बात ही छोड़िए, परिवर्तन समाप्त होने पर भी समग्र परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि परिवर्तन चुपचाप और निरंतर हो रहा था। ये पहले चरण के दानव के पहले स्तर की दहलीज पर पहुंचने जैसा है। यदि परिवर्तन न भी हो तो भी व्यक्ति वास्तव में दूसरे चरण के दानव के बराबर हो सकता है। बस इतना है कि व्यक्ति का स्तर दूसरे चरण के दानव जैसा नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जब अगोचर परिवर्तन अंतिम चरण पर पहुंचा तो मिल्टन चेनी को लगा कि उसके दानव शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये स्थिति पिछले 5 परिवर्तनों में मौजूद नहीं थी। मिल्टन चेनी की याददाश्त बेदाग थी, खासकर परिवर्तनों के मामले में, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। उनके लिए इसे भूलना या गलत तरीके से याद रखना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा मिल्टन इस परिवर्तन को स्पष्ट और सीधे तौर पर देख सकते थे, इसलिए वह इतना निश्चित हो सकता था कि यह परिवर्तन पिछले 5 से अलग था। यदि पिछले प्रत्येक परिवर्तन एक प्रमुख वृद्धि के अनुरूप थे, तो यह परिवर्तन एक सच्चे विकास के अनुरूप था। मिल्टन ने इस परिवर्तन और पिछले परिवर्तनों के बीच यही अंतर महसूस किया। ये परिवर्तन पिछले परिवर्तनों से बहुत अलग लगता है और इसके पूरा होने के बाद मुझे जो लाभ मिलेगा वह और भी अधिक हो सकता है। उसने इस समय अपने आप से सोचा। परिवर्तन ने उसके आसपास की हर चीज़ को देखने की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं किया। इसी तरह उसके राक्षसी शरीर के परिवर्तन ने उसके मन में नए विचारों को उठने से नहीं रोका। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन की अपने राक्षसी शरीर में होने वाले परिवर्तनों की धारणा अधिक स्पष्ट होती गई। एक निश्चित क्षण में मिल्टन की धारणा में अचानक और अधिक परिवर्तन हुए। इस बार परिवर्तनों को मिल्टन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वे उसकी धारणा में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। केवल इस बार परिवर्तन अलग थे। मिल्टन ने वास्तव में महसूस किया कि उसकी चेतना भी विकसित हो रही थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले 5 परिवर्तनों में, चाहे वह उसका राक्षसी शरीर हो या उसकी अवधारणात्मक क्षमता जिसमें परिवर्तन हुआ हो, उन परिवर्तनों के दौरान उसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इतने सारे सिमुलेशन से गुजरने के बाद मिल्टन चेतना के महत्व के बारे में बहुत जागरूक थे। इसके अलावा चूंकि उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन की संख्या 5 गुना बढ़ा दी थी, इसलिए उनकी चेतना पहले से ही बहुत मजबूत थी। अगर इन परिस्थितियों में उनकी चेतना और भी मजबूत हो सकती है, तो वे इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान 9वें चरण के राक्षस से भी ऊंचे क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। बेशक क्या ऐसा था, इस बारे में मिल्टन फिलहाल निश्चित नहीं थे। आखिरकार परिवर्तन अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। मिल्टन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि चेतना क्या दर्शाती है। अगर कोई कह सकता है कि उसका राक्षसी शरीर बाहरी आवरण था, तो चेतना आंतरिक आत्मा थी। अपने मूल में राक्षस साधना पथ अनिवार्य रूप से एक भौतिक विकास है और इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मिल्टन को ये बात बहुत स्पष्ट थी कि उसके वर्तमान राक्षसी शरीर की आत्मा इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वास्तविकता से उसकी चेतना का ही विस्तार थी। अगले ही पल मिल्टन की धारणा के भीतर उसकी चेतना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी।
यह अनुभूति अत्यंत आरामदायक थी, मानो उसकी चेतना भर रही हो। मिल्टन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि इस समय उसके शरीर में चेतना अधूरी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद से उसे जो चेतना विरासत में मिली थी वह वास्तविकता से उसकी सारी चेतना ही थी। इस परिवर्तन से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल पर्याप्त लाभ हुआ। अनजाने में ही लाखों वर्ष बीत गए। मिल्टन की धारणा के भीतर चेतना का विकास अचानक रुक गया, लेकिन चेतना से संबंधित परिवर्तन अभी शुरू ही हुए थे। मिल्टन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनकी प्रतिभा क्षमता, जिसे उन्होंने सचेत रूप से सक्रिय नहीं किया था, एक बार फिर प्रकट हुई। चेतना में परिवर्तन ने मिल्टन को एक आरामदायक एहसास दिलाया, तो उनकी प्रतिभा क्षमता के अचानक उभरने से उन्हें कुछ हद तक बाधा महसूस हुई। हालांकि बस एक पल के बाद वह बाधित भावना गायब हो गई। मिल्टन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी प्रतिभा क्षमता धीरे धीरे उसकी चेतना के साथ विलीन हो रही थी। एक पल बाद मिल्टन द्वारा महसूस किए जा सकने वाले सभी परिवर्तन रुक गए। परिवर्तन समाप्त हो गया था। अब तक मिल्टन वास्तव में 8वें चरण के दानव के दायरे में प्रवेश कर चुका था। उसकी प्रतिभा क्षमता पूरी तरह से उसकी चेतना के साथ एकीकृत हो गई थी। उसकी चेतना शक्ति भी मजबूत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह एक से अधिक बार प्रवेश कर सकता है। समय तेजी से बीतता गया और मिल्टन चेनी द्वारा अपना छठा परिवर्तन पूरा करने के बाद समय का प्रवाह एक बार फिर तेज हो गया। जैसा कि मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था, इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में 8वें चरण के दानव का क्षेत्र वह सीमा नहीं थी जिस तक वह पहुंच सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी का दानव शरीर धीरे धीरे विकसित होता गया। पलक झपकते ही अरबों वर्ष बीत गए। एबिसल क्षेत्र की परतों के भीतर मिल्टन चेनी धीरे धीरे अपने खाली दिमाग की स्थिति से होश में आए। अल्पविराम। 7वां परिवर्तन बिना किसी अप्रत्याशित घटना के आसानी से हो गया। मिल्टन चेनी ने लगभग 9वें चरण के दानव के क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर ली। 9वें चरण का दानव, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि यह शरीर अपनी सीमा से बहुत दूर नहीं है। मिल्टन चेनी के दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने महसूस किया कि इस परिवर्तन के बाद उनका दानव शरीर बहुत बड़ा हो गया था, जैसे कोई विशालकाय आकाश को ढक लेता है। इस सफल परिवर्तन का मतलब था कि इस सिमुलेशन के भीतर उसका क्षेत्र अब वास्तविकता में उसके क्षेत्र से आगे निकल गया था। आखिरकार वह वास्तविक दुनिया में केवल 8वें चरण के जादूगर अमर की सीमा पर था, और इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह 9वें चरण का दानव बन गया था। हालांकि वह अपने क्षेत्र की सीमा के करीब था, लेकिन वह क्षेत्र की पूर्ण सीमा तक नहीं पहुंचा था। इसका मतलब यह था कि भले ही वह अब 9वें चरण का दानव था, फिर भी वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान सुधार करना जारी रख सकता था। यह असंभव था कि वह 10वें चरण के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, लेकिन किसी भी सुधार का मतलब वास्तविक दुनिया में अधिक लाभ था। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बहता गया। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में मिल्टन चेनी के रहने की अवधि लंबी होती गई। रसातल क्षेत्र में, जहां समय की गणना नहीं की जाती है, मिल्टन चेनी ने जानबूझकर समय बीतने का एहसास नहीं किया। क्योंकि समय बहुत लंबा था, मिल्टन चेनी को वास्तव में पता नहीं था कि कितने साल बीत गए हैं। किसी भी मामले में यह एक बहुत लंबी अवधि थी। समय बीतने के साथ मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका क्षेत्र उस सीमा तक पहुंच गया था जिसे वे इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनकी सीमा 10वें चरण की तरह अतिरंजित नहीं थी। अगर वे अनुमान लगाते तो इस समय उन्हें 9वें चरण के दानव के मध्य चरण में माना जाना चाहिए। बहुत समय बीत चुका था, और हालांकि इससे मिल्टन चेनी की मनस्थिति प्रभावित नहीं हुई, लेकिन इससे उन्हें अपने जीवनकाल की सीमा का एहसास हुआ। इस बिंदु पर बिना किसी दुर्घटना के भी ये सिमुलेशन अधिक समय तक नहीं चलेगा। जैसे ही उनका जीवनकाल अपनी सीमा पर पहुंचेगा, ये सिमुलेशन भी समाप्त हो जाएगा। इस समय मिल्टन चेनी के मन में कोई भी विचार नहीं था। वह पुनः शून्यचित की स्थिति में नहीं गया, बल्कि चुपचाप इस पुनर्जन्म की कल्पना के अंत की प्रतीक्षा करने लगा। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना अंधकार में डूब गई। ये भी संकेत करता है कि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तव में अपने अंत तक पहुंच गया था। इस बार 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन के संचयी परिणाम मिल्टन चेनी के लिए बेहद फायदेमंद थे। वास्तविकता में बनाए रखा जाने वाला 9वां चरण दानव क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से सार्थक था। आखिरकार भले ही यह 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन थे, वास्तव में ये केवल 2500 वर्षों के बराबर था। जैसे ही चेतना अंधकार में डूब गई, दुनिया भी उस क्षण में स्थिर हो गई। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बह रहा था। किसी क्षण पुनर्जन्म स्थान के अंदर मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे एक बार फिर स्पष्ट हो गई। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन काफी सुचारू रूप से चला। वास्तविकता में लौटने के बाद 9वें चरण के दानव के क्षेत्र को बनाए रखना मुझे कोई छोटा सुधार नहीं देगा, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। अगले ही पल किसी अन्य विचार को उभरने की अनुमति दिए बिना उसकी चेतना अनजाने में पुनर्जन्म स्थान से बाहर खींच ली गई।
पारलौकिकता के मार्ग के भीतर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके आसपास की हर चीज़ अविश्वसनीय रूप से परिचित थी, किसी भी तरह की अजनबीपन की भावना नहीं थी। हालांकि उसने इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में लंबा समय बिताया, यहाँ तक कि इसे अपने द्वारा अब तक का सबसे लंबा अनुभव मानते हुए भी मिल्टन चेनी को अपने आसपास के वातावरण से अपरिचितता का कोई एहसास नहीं हुआ। आखिरकार भाग्य सिमुलेशन द्वारा परिष्कृत उसकी मनस्थिति बेहद मजबूत थी। इस बीच जैसे ही उसकी चेतना पुनर्जन्म स्थान से बाहर निकली, मिल्टन चेनी के दिमाग में एक परिचित यांत्रिक आवाज़ गूंजी। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त। सिम्युलेटेड मेमोरी का सफल प्रतिधारण। पता लगाने से पता चलता है कि होस्ट पुनर्जन्म की यादों से प्रभावित नहीं होगा। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है, इसे सक्रिय रूप से सक्रिय करें। पता लगाने से पता चलता है कि होस्ट एक 9वीं स्टेज डायमंड है। क्या रिटेंशन को विजात दायरे के नियमों का पालन करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए? मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय न करें। वास्तव में अपने दिमाग में यांत्रिक आवाज़ सुनकर मिल्टन चेनी ने सोचा। अगले ही पल पुनर्जन्म सिमुलेशन से यादें वास्तविकता में पूरी तरह से बरकरार थीं। मिल्टन चेनी ने मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन को सक्रिय रूप से सक्रिय नहीं किया। आखिरकार सिम्युलेटर ने पता लगाया कि वह पुनर्जन्म सिमुलेशन से यादों से प्रभावित नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय करना स्वाभाविक रूप से अनावश्यक था। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्होंने जो समय अनुभव किया वह लंबा था, लेकिन फिर भी मिल्टन चेनी को सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यही कारण था कि मिल्टन चेनी ने शायद ही कभी मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय करने का विकल्प चुना। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन की यादें उनके दिमाग में स्पष्ट हो गईं। मिल्टन चेनी ने वास्तविकता में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने सोचा, सिमुलेशन से क्षेत्र को बनाए रखना। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, वास्तविकता में 9वें चरण के दानव के क्षेत्र को बनाए रखना एक दिया हुआ था। आखिरकार ये वास्तविक दुनिया में उनके क्षेत्र से भी अधिक ऊंचा क्षेत्र था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुना। मिल्टन चेनी ने 9वें क्रम के दानव को जादूगर दायरे के नियमों के अनुकूल बनाने का विकल्प चुना, लेकिन बाद में उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उनके आध्यात्मिक सागर के अंदर एक बार फिर एक काला और लाल गोलमनका उभरा। ये गोलमनका वास्तव में मिल्टन चेनी की 9वें क्रम के दानव के रूप में सभी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता था। इस मनके के चारों ओर 2 छोटे मनके थे, लेकिन वास्तव में बहुत छोटे थे। ये वास्तव में दानव के दायरे का प्रतिनिधित्व करते थे। वे केवल उच्च या निम्न स्थिति में भिन्न थे, बस इतना ही। इस दायरे को बनाए रखना मिल्टन चेनी के लिए बहुत मददगार था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने नाजुक ढंग से महसूस किया कि 9वें क्रम के दानव दायरे को बनाए रखना वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वास्तव में 9वें क्रम के दानव का दायरा 8वें चरण के जादूगर अमर की सीमा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में चुपचाप सोचा, ये पुनर्जन्म सिमुलेशन बहुत भाग्यशाली कहा जा सकता है। आखिरकार सिमुलेशन में उनका लगभग सारा समय खेती में ही बीता। सिमुलेशन में उन्हें किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हर सिमुलेशन इस सिमुलेशन जितना भाग्यशाली नहीं होता। इस सिमुलेशन में महत्वपूर्ण सुधार वास्तव में विभिन्न कारकों के संयोजन के कारण था। इसलिए इस समय मिल्टन चेनी के दिल में कोई अन्य भावना नहीं थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के एक विचार के साथ सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइट स्क्रीन अब उनकी आंखों के सामने आ गई। मिल्टन चेनी की नज़र लाइट स्क्रीन के सिमुलेशन काउंट सेक्शन पर टिकी हुई थी। टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स 22। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हो गया, लेकिन संचित टेक्स्ट सिमुलेशन समय का उपयोग नहीं किया गया था। अब उनके पास कुल 22 टेक्स्ट सिमुलेशन समय जमा हो गए थे। मिल्टन चेनी वास्तव में इन टेक्स्ट सिमुलेशन का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि वे इन टेक्स्ट सिमुलेशन समयों का एक एक करके उपयोग नहीं करेंगे। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने से पहले 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समयों को स्टैक करना मिल्टन चेनी के लिए अधिक लाभ देगा। इसलिए काले अक्षरों में संकेत को उभरते हुए देखकर मिल्टन चेनी के विचार भी उसी के अनुसार चले गए। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समयों को स्टैक करें। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने सीधे टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। वे एक ही टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का विकल्प नहीं चुन रहे थे। इसके बजाय उन्होंने शुरू करने के लिए सीधे 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समयों को स्टैक किया। आखिरकार सिम्युलेटर के अपडेट के बाद से टेक्स्ट सिमुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ठीक यही था। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समयों को स्टैक करने की क्षमता टेक्स्ट सिमुलेशन में किसी को वास्तविकता से सभी यादों को विरासत में लेने की अनुमति देती है, एक ऐसा फंक्शन जिसे मिल्टन चेनी ने पहले ही अनुभव किया था। एट नोवेल्बन एट ये केवल इतना कहा जा सकता है कि लाभ पर्याप्त थे। ये भी इसी वजह से था कि मिल्टन चेनी को दसियों हजार साल के भीतर 9वें क्रम की अमर चुड़ैल का मार्ग बनाने का आत्मविश्वास था। टेक्स्ट सिमुलेशन अब शुरू हो गया है।
चूंकि होस्ट ने 5 टेक्स्ट सिमुलेशन बार स्टैक करना चुना है, इसलिए आपको इस टेक्स्ट सिमुलेशन में वास्तविकता से सभी यादें विरासत में मिलेंगी। कृपया इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अपने व्यक्तित्व लक्षण चुनें। व्यामोह या पागलपन या ठंडे खून वाला। लाइट स्क्रीन पर व्यक्तित्व विकल्पों को देखते हुए मिल्टन चेनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस विकल्प के लिए 3 चरित्र विकल्प वास्तव में उतने अच्छे नहीं थे। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए, जो खेती का एक स्थिर मार्ग बनाना चाहते थे, वे बहुत अनुकूल विकल्प नहीं थे। लेकिन मिल्टन चेनी के पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मिल्टन चेनी ने अपना निर्णय लिया और पागलपन और ठंडे खून वाले गुणों का चयन किया। अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर काले अक्षर उभरने लगे। मिल्टन चेनी की शांत निगाह लाइट स्क्रीन पर स्थिर रही। काले पाठ के अंश मिल्टन चेनी के लिए इस टेक्स्ट सिमुलेशन अनुभव में हुई हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाइट स्क्रीन पर अधिक से अधिक काला पाठ दिखाई देने लगा। बेशक जितना अधिक पाठ होता, मिल्टन चेनी को टेक्स्ट सिमुलेशन में उतना ही अधिक समय लगता। लेकिन वास्तव में लाइट स्क्रीन पर काले अक्षरों का दिखना बंद होने में ज़्यादा समय नहीं बीता था। इसने ये भी संकेत दिया कि सिमुलेशन, जो एक टेक्स्ट सिमुलेशन में 5 गुना बढ़ गया था, समय बढ़ने के साथ धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंच रहा था। लाइट स्क्रीन पर आगे कोई काला पाठ नहीं उभरता रहा। इसका मतलब है टेक्स्ट सिमुलेशन वास्तव में समाप्त हो गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर से मेमोरी और दायरे को संरक्षित किया गया है। बैकक्वोट। सिमुलेशन समाप्त होता है। इस टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला काला फॉन्ट लाइट स्क्रीन पर धीरे धीरे फीका पड़ता है जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। मिल्टन चेनी के मन में भी एक जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ उठती है। इस समय मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में यादों का एक विशाल विस्तार भी उभरता है। चूंकि मिल्टन चेनी तैयार थे, इसलिए जब यादें सामने आई तो उनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने बस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और यादों को पचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। वास्तव में मेरे सिमुलेशन स्व पर चरित्र लक्षणों का प्रभाव गहरा है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। ये टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया था, लेकिन उसके लाभ महत्वपूर्ण नहीं थे। कारण सीधा था, इस टेक्स्ट सिमुलेशन में उन्होंने जो समय अनुभव किया वह लंबा नहीं था। अपने जीवनकाल की सीमा तक जीने की बात तो दूर, टेक्स्ट सिमुलेशन में मिल्टन चेनी ने 100 मिलियन वर्ष भी नहीं जिया था। टेक्स्ट सिमुलेशन में चरित्र लक्षणों के चयन ने उन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया और उनकी नज़र सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर लौट आई। टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स 17। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम स्टैक करके। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक भी टेक्स्ट सिमुलेशन नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने एक बार फिर से आरंभ के लिए 5 टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम स्टैक करने का फैसला किया। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू किया गया। कृपया इस सिमुलेशन के लिए अपने चरित्र लक्षण चुनें। शांत या तीव्र या गर्म खून वाला। लाइट स्क्रीन पर चरित्र विकल्पों को देखते हुए मिल्टन चेनी के दिल में लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं थी। शांत और तीव्र चरित्र लक्षण चुनें। इस बार इस पर सोचने की जरूरत नहीं थी। वास्तविक दुनिया के समय के एक पल में मिल्टन चेनी ने अपना चुनाव कर लिया। अगले ही पल जैसे ही मिल्टन चेनी ने अपना फैसला किया, मिल्टन चेनी के सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर काले पाठ के खंड प्रदर्शित होने लगे। मिल्टन चेनी की शांत निगाहें बिना 1 इंच भी हिले लाइट स्क्रीन पर टिकी रहीं। काले पाठ के ये खंड मिल्टन चेनी के लिए इस टेक्स्ट सिमुलेशन में घटित हुई हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, टेक्स्ट सिमुलेशन भी समय बीतने के साथ धीरे धीरे समाप्त होता गया। इस बार चरित्र लक्षणों के चयन के कारण टेक्स्ट सिमुलेशन में अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने वाला काला पाठ लंबे समय तक लाइट स्क्रीन पर बना रहा। वास्तविकता में भी समय धीरे धीरे बहता रहा। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति तटस्थ थी, उनके दिल में कोई अन्य भावनाएं नहीं उठ रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जब लाइट स्क्रीन पर कोई और काला टेक्स्ट दिखाई नहीं दिया, तो टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। सिमुलेशन के भीतर यादें और क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। सिमुलेशन के अंत के साथ इस टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का काला फॉन्ट धीरे धीरे लाइट स्क्रीन पर फैल गया। परिचित यांत्रिक आवाज़ मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में भी गूंज उठी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के दिमाग में यादों का एक समूह, जो विशेष रूप से विशाल नहीं था, दिखाई दिया। यादें काफ़ी अचानक उभरीं, लेकिन इस बिंदु पर मिल्टन चेनी को यादों को बनाए रखने का पर्याप्त अनुभव था। इसलिए जैसे ही ये यादें उभरीं, मिल्टन चेनी पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर अनुभव किया गया समय धीरे धीरे वास्तविक यादों में बदल गया, जो मिल्टन चेनी की यादों की नदी में विलीन हो गया।
धीरे धीरे समय बीतता गया। इस पार्ट सिमुलेशन के बाद बची हुई यादें भी धीरे धीरे मिल्टन चेनी द्वारा पूरी तरह से पच गईं। सभी यादें पचने के बाद मिल्टन चेनी ने बाद में अपनी आंखें खोलीं। इस सिमुलेशन की प्रगति महत्वपूर्ण थी। अगर यह इसी गति से चलती रही तो शायद मुझे विजार्ड अमर साधना पथ पर अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने में केवल 20,000 साल लगेंगे, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। इस बार उनके पार्ट सिमुलेशन से लाभ पर्याप्त थे, वास्तव में एक सत्र के लिए उपयुक्त थे जहां 5 पार्ट सिमुलेशन समय एक साथ रखे गए थे। 500 साल के समय से प्राप्त लाभ इसके लायक थे। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए ऐसा ही था, क्योंकि विजार्ड अमर साधना पथ की भविष्यवाणी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी।